नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केवल यही खबर क्यों आती है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी हैं, लेकिन उसके बाद कोई खबर ही नहीं आती कि इसराइल में कहां पर मिसाइलें गिरी हैं, जहां गिरी हैं वहां की क्या हालत है। ईरान ने अल्ट्रा हैवी खुर्रम शहर 4, फतेह और खैबर नाम की मिसाइलों के वीडियो जारी किए हैं, जिनसे इसराइल और मध्य पूर्व के देशों में हमला किया जा रहा है। इसराइल के अखबार हारेत्स की रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान अभी तक 500 से अधिक मिसाइलें और 2000 से अधिक ड्रोन दाग चुका है। इन आंकड़ों की ठीक पुष्टि करना मुश्किल है। ईरान 24 चरणों का हमला कर चुका है। कुछ दिन पहले यूएई ने दावा किया कि उसने ईरान के 1000 से अधिक ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। यह जरूर है कि ईरान मध्य पूर्व के देशों पर ज्यादा टारगेट कर रहा था, लेकिन 7 मार्च को खबर आई कि ईरान अब मध्य पूर्व पर हमला नहीं करेगा। इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या इसराइल को ज्यादा टारगेट करेगा? हारेत्स की रिपोर्ट में जानकारी है कि इसराइल की सेना ने कहा है कि पिछले साल जून में ईरान ने उस पर 500 से अधिक मिसाइलें दागी। 28 फरवरी को 90 मिसाइलें दाग रहा था, लेकिन अब दिन में केवल 20 मिसाइलें ही दाग रहा है। इसराइल इतना ही शक्तिशाली है, उसके पास दुनिया के सबसे अचूक हथियार हैं, जासूसी उपकरण हैं। तब फिर अमेरिका इराक के कुर्द लोगों से क्यों संपर्क कर रहा है? क्या हुआ? पहले तो ईरान के प्रदर्शनकारियों को उकसाया गया कि आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, हम आपके साथ हैं। जब उनसे बात नहीं बनी तो अब इराक के कुर्द लोगों को उकसाया जा रहा है, उन्हें हथियार देने की बात हो रही है कि आप ईरान के कुर्द लोगों के साथ मिलकर विद्रोह कर दें। इससे ईरान को यही कहने का मौका मिलेगा कि विद्रोह इसीलिए कुचल दिया गया क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद फोन कर विद्रोह के लिए उकसा रहे थे। क्या अमेरिका अब अपनी और इसराइल की नाक बचाने में लगा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्द नेता से बात की। कुर्द संगठन के अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है। कल तक ट्रंप ईरान की जनता के भरोसे सत्ता परिवर्तन कर रहे थे, अब इराक के कुर्द लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि वहां विद्रोह करो। यह सब खुलेआम हो रहा है। इस खबर से यही पता चलता है कि अमेरिका और इसराइल की हालत भी बहुत अच्छी नहीं। भले इसराइल के अखबारों को देखकर लगेगा इसराइल चारों तरफ से जीत ही रहा है। उनके पन्नों पर इसराइल के नुकसान की कोई तस्वीर, खबर नहीं। जिस देश में लाखों लोग बंकर में छिपे हैं, उस देश में कम से कम बंकर के भीतर की खबरें रोज आनी चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, मगर बहुत कम रिपोर्ट, पूरा का पूरा सेंसर किया जा रहा है। हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे कि कैसे इसराइल के अखबार खबरों को दबा रहे हैं और उन्हीं खबरों के भीतर 1-2 लाइन में बता भी रहे हैं कि इसराइल की हालत अच्छी नहीं लगती। उन्हीं अखबारों से यह पता तो चल जाता है कि नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। हारेत्स के एक कॉलम में लिखा है, नेतन्याहू अपने बेटे के साथ घूमने लगे हैं ताकि इस अफवाह का खंडन कर सकें कि युद्ध के कारण उनका परिवार देश छोड़कर नहीं भागा। यही नहीं, नेतन्याहू पलमाचिम एयरबेस गए और वहां पर उस ड्रोन का बटन दबा रहे हैं जो ईरान पर हमला करने वाला है। उनके साथ उनकी सेना के सीनियर लीडर भी हैं। हारिस के कॉलमिनिस्ट ने लिखा है कि यह सारा ड्रामा उत्तरी कोरिया की नकल लगता है, तो नेतन्याहू नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की नकल क्यों कर रहे हैं? इसका कारण हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। इसराइल के 1 लाख लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाना मुश्किल हो रहा है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के लाखों लोग बंकर में छिपे हैं। उनकी क्या हालत है, वहां क्या हो रहा है, इसके बारे में जानना मुश्किल है क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत कम है, ना के बराबर। यह उस देश का हाल है जो अभी से विजेता की तरह दावा कर रहा है, जबकि किसी को पता नहीं कि युद्ध कब तक चलेगा, किस मोड़ पर खत्म होगा। इसलिए हमने सोचा कि इसराइल के एक अखबार को उठाते हैं, देखते हैं कि इसके पन्नों पर युद्ध कैसा दिखता है, दिखता भी है या नहीं। इसके पन्नों पर तेल अवीव के भीतर इसराइल में कहीं भी युद्ध का कोई चेहरा व्यापक रूप से नजर नहीं आता, केवल विश्लेषणों में दिखता है मगर खबरों में नहीं। हमने 5 और 6 मार्च के इसराइल के अखबार हारेत्स का विश्लेषण किया है। यह इसराइल का लिबरल और स्वतंत्र अखबार माना जाता है, सरकार की आलोचना करता है। गजा पर जब इसराइल ने हमला किया तब इसकी रिपोर्टिंग और संपादकीय काफी अलग थी। ईरान पर इसराइल के हमले के समय अखबार अलग दिख रहा है। ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, उससे क्या नुकसान हुआ है, युद्ध की आशंका में लोग कैसे जी रहे हैं, इन सब की विस्तार से रिपोर्टिंग नहीं है। बेशक इसके संपादकीय पन्नों पर और कुछ खबरों में नेतन्याहू की आलोचना वाली बातें हैं और विश्लेषण हैं, मगर ये वो खबरें हैं जो नेतन्याहू की घरेलू राजनीति से जुड़ी हैं। युद्ध को लेकर बहुत कुछ नहीं, मगर इन्हीं खबरों से पता चल जाता है इसराइल की हालत वैसी नहीं जैसा दावा कर रहा है। इसराइल का दोस्त अमेरिका भले ही ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल करने का दावा करता हो,
लेकिन खुद इसराइल के एयर स्पेस से नागरिक विमानों को उड़ा नहीं पा रहा। इसराइल के एयरपोर्ट बंद हैं। जिस देश ने अपने दुश्मन के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है, उसे अपने विमानों को उड़ाने में क्या डर है? क्यों इसराइल के लोग इजिप्ट के ताबा एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, वहां से टैक्सी लेकर इसराइल की सीमा में आ रहे हैं? कोई तो पूछे कि आपने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया है और आपके ही लोग दूसरे देश के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके हवाई अड्डे क्यों ठप हैं? क्यों बंद हैं तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट? कुछ गतिविधियों के शुरू होने की बात हारित्स लिख रहा है, मगर इसी खबर को ध्यान से देखने पर पता चलता है केवल बाहर से लौटने वाले विमानों के लिए एयरपोर्ट खोला जा रहा है। इसराइल से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है, वह भी 24 घंटे में एक विमान तेल अवीव के एयरपोर्ट पर उतर सकेगा। तो यह हालत इसराइल की हो गई है। 6 मार्च 2026 हारित्स की पहली खबर की हेडलाइन देखिए और समझिए। लिखा है, इसराइल और अमेरिका ने आसमान पर वर्चस्व तो जमा लिया, लेकिन इसके बाद भी ईरान हिला नहीं, टिका हुआ है। बाद में इस खबर में काफी घिचपिच है, बातें बनाई गई हैं। अखबार भी ईरान के खत्म होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसी के बीच यह भी लिख देता है कि हो सकता है अमेरिका अभी भी चौंका दे, लेकिन अगर कुछ समय के भीतर ठोस नतीजा नहीं निकला तो ट्रंप को नए सिरे से परमाणु डील को लेकर बात करनी पड़ेगी, जिसमें प्रतिबंधों की बात होगी, मगर ट्रंप रिजीम चेंज का दावा छोड़ सकते हैं। हारित्स ने लिखा है कि हर बार ईरान इसराइल को चौंका देता है, अपने नुकसान के बाद संभल जाता है और हमला तेज कर देता है। पता चलता है उसने जून के हमले के बाद लॉन्चर और मिसाइलों का उत्पादन बहुत कर लिया है। इससे यह भी पता चलता है कि भले इसराइल के अखबार में उसके नुकसान की तस्वीर नहीं, खबर नहीं, लेकिन ईरान की हल्की फुल्की तारीफ से ही अंदाजा मिल रहा है ईरान कमजोर नहीं बल्कि भारी पड़ रहा है। तो आपको हर खबर को इसी तरह ध्यान से देखना चाहिए, कैसे हेडलाइन सजाई जाती है और खबरों के भीतर वही सूचनाएं नाले में बहा दी जाती हैं, कहने को कुछ होता नहीं। डू यू गेट माई पॉइंट? इसराइल के अखबार लेबनान का फोटो छाप रहे हैं कि इसराइल की मिसाइल ने कितना नुकसान कर दिया, लेकिन अपने शहर की तस्वीर नहीं छाप पा रहे। छापने के नाम पर पहले पन्ने पर एक छोटी सी तस्वीर है कि लोग अपने कुत्ते के साथ बंकर में जा रहे हैं। आपको खबरों के बीच में मिलेगा कि बिजनेस भी बंद है, लोगों की कमाई ठप है, लेकिन बोल्ड अक्षरों में दिखेगा सर्वे हुआ है, 80% लोगों ने युद्ध का समर्थन किया है। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। इसराइल के भीतर ही झूठ का सहारा लेकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। सवाल है कि अगर ईरान हमला कर रहा है तो इसराइल के भीतर से उस हमले के असर की तस्वीरें क्यों छिपाई जा रही हैं? अगर कोई नुकसान नहीं हुआ है तो अखबार अपने शहर की रिपोर्ट में लिख सकता है कि हमारे संवाददाताओं ने शहर के हर कोने का दौरा किया, कहीं कोई नुकसान नहीं। यह भी नहीं लिखा मिलता है। युद्ध की खबरों को इसराइल के अखबार से जिस तरह से गायब किया गया, यह इस युद्ध का एक और क्रूर पहलू है। बल्कि 5 और 6 मार्च के हारित्स में कैफे को लेकर खबरें हैं। कैफे की चिंता हो रही है, मालकिन के पास वर्कर नहीं है, लेकिन यह भी लिखा जा रहा है वर्कर चले गए हैं। वर्कर के साथ साथ ग्राहक भी तेल अवीव छोड़कर चले गए। इससे पता चल रहा है कि तेल अवीव की हालत अच्छी नहीं। जिस देश ने पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया, उसके अखबार में कैफे की रिपोर्टिंग हो रही है। युद्ध के कारण डिलीवरी बॉय लेट हो सकता है, इसकी चिंता जताई जा रही है। 6 मार्च को हारित्स ने लिखा है कि जहां मिसाइल गिरी है उसके पास के कैफे खुले हैं और कैफे की तस्वीर है, लेकिन जहां मिसाइल गिरी है उसकी तस्वीर नहीं है। अगर आप यही लिख रहे हैं कि शेल्टर होम के पास के कैफे खुले हैं तो उसी की रिपोर्टिंग ठीक से कीजिए, पता तो चले कि कॉफी पीने के पैसे भी हैं या नहीं, लोग बंकर में क्या खा पी रहे हैं, या ईरान की तस्वीर है। ऐसी कितनी तस्वीरें दुनिया ने देखी। लाखों लोग सड़कों पर निकलकर अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जिन स्कूली बच्चियों को मारा गया उनके जनाजे में कितने लोग आए। खामेनेई की शहादत के बाद लाखों ईरानी सड़कों पर आए। ईरान से भी ठीक से नहीं पता चलता अमेरिका और इसराइल के हमले से उसे कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम वहां लोग तो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसराइल में लोग बंकरों में चले गए, सायरन बजता है, भागकर बंकर में चले जाते हैं। वीडियो के इस दौर में इसी का वीडियो आ जाता कि तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और लोग भाग रहे हैं, बंकर की तरफ जा रहे हैं। यही नहीं, इसराइल दावा करता है कि ईरान के एयर स्पेस को कब्जे में ले लिया, तब फिर बंकर में उसके लोग क्यों छिपे बैठे हैं? अगर सारा इसराइल बंकर में चला गया है तो क्या हारिस का रिपोर्टर उसी बंकर में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता था? कोई बताएगा ऐसे खबर आपको? हम बता रहे हैं, हिंदी के कबाड़ अखबारों को ठीक से पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए। जिस देश ने ईरान और उसके आसपास के देशों पर इतने बम बरसाए, गजा पर 2 साल तक बमबारी करता रहा, वह देश बम से कितना खौफ खाता है पता चलता है। इसराइल ने अपनी जमीन के भीतर बम से बचने के ना जाने कितनी सुरंगें बनाई हैं।
टाइम्स ऑफ इसराइल इसराइल का एक और बड़ा अखबार है। इसमें बम शेल्टर लोकेटर को लेकर खबरें छपी हैं। यह एक तरह का ऐप है जो बताता है आपके करीब कौन सा बम शेल्टर है और आप कितनी देर में वहां पहुंच सकते हैं। इस ऐप से 20,000 शेल्टर जुड़े हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है कि युद्ध के दौरान तरह तरह के ऐप बने हैं। इंटरनेट का उपयोग 25% बढ़ गया है। सरकार की ऐप पर अचानक सायरन बजने लगता है। लोग बंकर के अंदर बैठकर डेटिंग ऐप चला रहे हैं। ऐसे ऐप बन गए हैं जो बताते हैं कि अब आप घर जाकर नहा सकते हैं, बम का खतरा नहीं। इससे यह भी पता चलता है कि इसराइलियों के जीवन में बम कितना सामान्य हो गया है। बम के साए में जीते हुए वे शेल्टर में डांस कर रहे हैं, क्लब का जीवन जी रहे हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा हिंसा की सोच में ढल चुका है। इसराइल का कानून है कि हर इमारत के नीचे बम शेल्टर होना चाहिए। रोलिंग स्टोन एंटरटेनमेंट की पत्रिका है और जमीनी रिपोर्ट भी करती है। इसके एक विश्लेषक ने तेल अवीव के ऐसे बंकरों के बारे में बताया है जिनमें सायरन के दौरान नाइट क्लब जैसा माहौल हो जाता है। लोग कहते हैं यह उनका हौसला बढ़ाने के लिए है, लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग से यह भी पता चलता है बम के साए में रहना, बम गिराना इतना आम हो गया है, लगता है इसराइल की लोगों की चेतना का हिस्सा बन गया। बंकर में क्यों जाना पड़ा? नेतन्याहू के फैसलों ने पूरे देश को बंकर में बिठा दिया। इसकी बहस नहीं, बजाय बंकर में इंतजार करने को ही सांस्कृतिक रूप दे दिया गया है। इसराइल के मीडिया में बंकर को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि लोग खुश हैं। इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे पिकनिक स्पॉट हो, या उसी समाज में हो सकता है जिसने अपनी संवेदनशीलता, करुणा और विवेक को कुचल दिया। दुश्मन गढ़ते गढ़ते उसे मिटाने की चाह में इसराइल के लोग खुद को क्रूर बनाते जा रहे हैं। बंकर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, 28 फरवरी की है। यह रिपोर्ट बंकर को उस तरह से नहीं देखती जैसे टाइम्स ऑफ इसराइल ने देखा। इसमें लिखा है सायरन बजते ही लोग भागने लग जाते हैं, मगर सभी के लिए बंकर नहीं है। इसराइल की आबादी 90 लाख से अधिक है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि 60 लाख के लिए ही बंकर हैं। इसका मतलब है 30 लाख लोग बिना बंकर के हैं। अधिकतर उन्हीं इलाकों में बंकर कम है या नहीं है जहां इसराइल की अरब आबादी रहती है। इसराइल में 11,775 सरकारी शेल्टर हैं। इनमें से केवल 37 अरब आबादी की जगह बने हैं। सरकार की ही रिपोर्ट है कि 37 में से 8 इस्तेमाल के लायक नहीं। तो एक तरह से शेल्टर की राजनीति भी आपको देखनी चाहिए। इसराइल को केवल उसके ड्रोन और आयरन डोम से मत जानिए। आयरन डोम इतना ही अचूक होता तो आज इसराइल को अपना एयर स्पेस बंद नहीं करना पड़ता। इसराइल ने 1 लाख रिजर्विस्ट को बुलाया है। इसराइल में अनिवार्य रूप से लोगों को सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे लोग जिन्हें ट्रेनिंग मिलती है मगर सेना में काम नहीं करते, रिजर्विस्ट कहे जाते हैं। रिजर्विस्ट के मोर्चे पर जाने की तस्वीर और वीडियो क्या आपने देखी है? हारिस अखबार में केवल टेक्स्ट शब्दों में लिखा गया है। आपने एक खबर सुनी होगी कि ईरान ने साइप्रस पर हमला किया क्योंकि वहां ब्रिटेन का सैनिक अड्डा है और ब्रिटेन ने अपने अड्डे को अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की छूट दे दी है। साइप्रस भूमध्य सागर का एक स्वतंत्र द्वीप देश है, यूरोप का हिस्सा माना जाता है। हारिस की रिपोर्ट से एक और पहलू सामने आता है कि ईरान के हमले के बाद साइप्रस में रहने वाले 15,000 इसराइली सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ये वो लोग हैं जो इसराइल के हालात से तंग आकर साइप्रस चले गए। रोज रोज के प्रदर्शनों, दक्षिणपंथी नारों, युद्ध के हालात से इन्हें अब अपने देश से उम्मीद नहीं रही, तो भूमध्य सागर के शानदार मौसम का मजा लेने साइप्रस आ गए। यहां से इसराइल 1 घंटे की हवाई यात्रा में पहुंचा जा सकता है। साइप्रस से ही जुड़ी एक और खबर अन्य जगह पर मिलती है जिससे पता चलता है कि इसराइल की मंत्री कह रही हैं कि साइप्रस से अपने नागरिकों को लाने के लिए समुद्री जहाज का इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीस के मंत्री से बात की, लेकिन मंत्री ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। समुद्री जहाज के चालक दल ने इसराइल जाने से मना कर दिया, इसलिए हम साइप्रस से अपने नागरिकों को इसराइल नहीं ला पा रहे। यह इसराइल की मंत्री कह रही है। कायदे से यह बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए। एक जहाज के चालक दल ने इनकार कर दिया कि इसराइल नहीं जाएंगे क्योंकि उसने गजा में नरसंहार किया है। बड़े बड़े देश इसराइल के आगे चूं तक नहीं कर पा रहे और एक जहाज का क्रू इसराइल जाने से मना करता है। इसराइल में बिजनेस बंद है, स्कूल बंद है, बच्चों पर क्या असर है कोई रिपोर्ट नहीं। 5 मार्च के हारिस में खबर है इसराइल के लोग शेयरों में निवेश कर रहे हैं और वहां के शेयर बाजार में उछाल है। क्या वाकई यह इसराइल की सच्चाई हो सकती है कि वहां के लोग इतने निश्चिंत हैं? पत्रकारिता आपको सशक्त कर सकती है।
तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। 5 मार्च के हारिस की पहली हेडलाइन, ईरान और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया, लेकिन तस्वीर छपी है लेबनान की जहां इसराइल ने हमला किया, जबकि खबर कहती है पहली बार हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ने इसराइल पर हमला किया। तो उस हमले के बाद क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसकी ना तस्वीर ना डिटेल। यह सब हम इसराइल के एक बड़े अखबार के 2 दिनों के कवरेज से बता रहे हैं। पता तो चले कि इसराइल के भीतर क्या हो रहा है, खबरें कैसे छप रही हैं। इसराइल के वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से कहा है कि कुछ सुरक्षित जगहों पर बिजनेस को चालू कीजिए ताकि हर दिन होने वाला नुकसान कम हो सके। इसराइल की हालत खराब होती लगती है। वह यह बात कभी स्वीकार करेगा नहीं। वह गजा में 2 साल से अधिक समय तक बमबारी करता रहा, लाखों टन बम गिराए, फिर भी गजा के लोग आज जिंदा हैं। उन्होंने कभी नहीं गिड़गिड़ाया कि अब छोड़ दो। गजा के लोगों के पास छिपने के लिए बंकर नहीं थे। इसराइल के अखबारों में नेतन्याहू को लेकर 2 तरह की खबरें हैं। एक तरह की खबरों में वे ईरान के खिलाफ नायक नजर आते हैं, दूसरी खबरों में घरेलू राजनीति में घिरे हुए नजर आते हैं। हारिस ने लिखा है कि नेतन्याहू को उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक युद्ध खत्म हो जाएगा, इसराइल जीत जाएगा, उसके बाद विजेता के रूप में जनता के बीच जाएंगे। अप्रैल में 3 बड़े दिवस हैं, हॉलोकॉस्ट रिमेंबरेंस डे, मेमोरियल डे और इंडिपेंडेंस डे। इन मौकों पर नेतन्याहू विजेता की तरह गरजना चाहते हैं, ट्रंप को बुलाकर सम्मानित करना चाहते हैं और उनसे कहलवाना चाहते हैं नेतन्याहू से बड़ा बहादुर कोई नहीं। इस तरह से वे खुद को विजेता की तरफ पेश करने की फिराक में जनता के बीच जाकर कहेंगे ईरान को हरा दिया, इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन खामेनेई की हत्या का श्रेय लेंगे और वोट मांगेंगे। इसराइल के अखबार लिख रहे हैं कि हो सकता है नेतन्याहू जून में ही चुनाव करा दे, जबकि अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। तो नेतन्याहू को इसका भी टेंशन है कि जल्दी जीत जाएं तो चुनाव में वोट मिले। एक टेंशन और है, उनके खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिपोर्ट दी है कि कोर्ट नेतन्याहू को आदेश दे कि उनके मंत्री और इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी मंत्री बेन ग्वेर को बर्खास्त करें, क्योंकि इस आदमी ने पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। नेतन्याहू के कार्यालय ने बेन ग्वेर को अपना समर्थन दे दिया है। बेन ग्वेर धुर दक्षिणपंथी नेता हैं और उग्र भाषणों के लिए जाने जाते हैं। आप देखिए कि दुनिया को युद्ध में झोंकने वाला अपनी कुर्सी की चिंता इसी दौरान कर रहा है। इन खबरों से पता चलता है कि इस युद्ध को अमेरिका और इसराइल मिलकर लड़ तो रहे हैं, लेकिन दोनों इसे अलग अलग एंगल से भी देख रहे हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं ईरान सरेंडर करे, उसके बाद वे अपनी पसंद के नेताओं को वहां सत्ता में बिठाएंगे, लेकिन इसराइल इस युद्ध में ईरान के रेजीम को पूरी तरह से बर्बाद देखना चाहता है। अमेरिका ईरान में नेशन बिल्डिंग और उस इलाके की स्थिरता के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसराइल नहीं। फाइनेंशियल टाइम्स के एक विश्लेषक ने लिखा है इसराइल कई हफ्तों तक की लड़ाई के लिए तैयार है। वो चाहता है कि ईरानियन गार्ड से लेकर जमीनी मिलिशिया बासिज और ईरान की रणनीतिक क्षमताएं ध्वस्त कर दी जाएं। ईरान में बगावत हो जाए या सिविल वॉर हो या लोग सड़कों पर उतर आएं, इसराइल के लिए हर विकल्प ईरान के मौजूदा रिजीम से बेहतर है, ये लिखा जा रहा है। 4 मार्च की एक्सियोस न्यूज वेबसाइट में खबर है कि जैसे ही नेतन्याहू को यह खबर मिली कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो सकती है, उन्होंने व्हाइट हाउस से स्पष्टीकरण मांगना शुरू कर दिया कि क्या इसकी कोई संभावना है। साफ है कि नेतन्याहू नहीं चाहते युद्ध खत्म। गजा का युद्ध शुरू होने से पहले नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की सड़कों पर जनता प्रदर्शन कर रही थी। नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कम करना चाहते थे, कानून ला रहे थे और जनता उनके खिलाफ, मगर अब ये सब खबरें गायब हैं। ऐसा लगता है इसराइल में विरोध को कुचलने के लिए ईरान पर हमला किया जा रहा है। युद्ध ने इसराइल की जनता के बीच नेतन्याहू को फिर से स्वीकार्य बना दिया है। आपने खबरों में देखा होगा अरब देश युद्ध के विरोध में हैं, युद्ध से अलग होने की बात कर रहे हैं, लेकिन हारिस लिख रहा है अरब देश अमेरिका के साथ सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है अरब के देश भीतर भीतर अमेरिका से मिलकर काम कर रहे हो और पब्लिक में कुछ और दिखा रहे हो, या फिर इसराइल का अखबार यह दिखाना चाहता है कि अरब देश इसराइल के साथ हैं, युद्ध में बने हुए हैं। इस वीडियो को दोबारा चलाकर देखिएगा। इसराइल को भी समझना बहुत जरूरी है। उसके भीतर से भले खबरें ना आ रही हों, वीडियो ना आ रहे हों, मगर उन्हीं खबरों में उसकी घबराहट झलक जाती है। बड़े बड़े दावे किए ही जाते हैं, लेकिन तब यह भी देखना होगा कि ईरान से लड़ने के लिए इस देश ने खुद को चारों तरफ से बंद कर लिया है और भीतर से ठप कर दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।